नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर आपको कुछ समस्या के समाधान के लिए। जैसा कि बता दूं कि हमारे कुछ सहपाठी विद्यार्थियों को समस्या हो रही है कि पीजी डिप्लोमा में गाइडेंस काउंसलिंग में जो लोग पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं उनका पेपर 5 का प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए। हमने ऑनलाइन क्लासेस लिया है, 4 दिन का 5 दिन का क्लास हुआ था हमारा ऑनलाइन क्लास के बाद भी कुछ हमारे सहपाठी कुछ विद्यार्थियों को थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि प्रोजेक्ट का बेस क्या हो, प्रोजेक्ट कैसे तैयार किया जाए या कैसे कैसे उसमें क्या करना है। तो क्लास में तो बेहतर ढंग से बताया ही गया था, लेकिन जो साथी नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण या किसी असुविधा के कारण, किसी व्यस्तता के कारण अगर वो आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, उन सभी साथियों के लिए या जिनको कुछ प्रकार की समस्या है उन सभी के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपको पेपर 5 का जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक अपना वीडियो या अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पेपर 5 के प्रोजेक्ट वर्क का पैटर्न क्या है, किस प्रकार हमको प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है। तो आपको एक पीडीएफ मिला है हमारे ग्रुप में, या मैं भी आपको शेयर करूंगा लिंक के माध्यम से, कि जो उसमें हमको 2 प्रकार से केस स्टडी करना है, या यूं कहें कि 2 केस स्टडी करना है हमको हमारे प्रोजेक्ट वर्क के दौरान। जिसमें पहला कंपलसरी है, जो पहला प्रोजेक्ट वर्क है, जो पहला केस स्टडी है, वो सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। आप देख पा रहे होंगे पहले केस स्टडी का नाम रखा गया है विशेष आवश्यकता वाले बालक का शैक्षिक परामर्श। ये सभी के लिए अनिवार्य है, इसको करना ही है। अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं कि सबसे पहले आप विशेष आवश्यकता वाले बालक की पहचान करना सीखें कि विशेष आवश्यकता वाले बालक किसे कहते हैं। आप शैक्षिक परामर्श तो करना ही है आपको, पर किसका करना है, तो विशेष आवश्यकता वाले बालक। अपने पास पड़ोस में, अपने नजदीकी क्षेत्र में ढूंढिए कि विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन है। मैं छोटे से डेफिनेशन से क्लियर करूंगा कि वो बालक जो सामान्य बालक से भिन्न है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक रूप से अगर सामान्य बालक से भिन्न है, बौद्धिक रूप से सामान्य बालक से अलग है, भिन्न है, तो वो सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में आएंगे। आपने देखा होगा विकलांग बालक, हीन बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, कुछ कानूनी अपराधी बालक इत्यादि श्रेणी में आते हैं। तो इससे पहले एक फॉर्मेट हुआ करता था कि हम बाल सुधार गृह जाते थे, वहां पे जाकर जो बच्चे कानून को तोड़ते हैं, बाल संप्रेषण गृह में है, बाल सुधार गृह में है, उनसे हम जाके बातचीत करते थे कि उन्हें इस प्रकार का दुष्कांड क्यों किया, इस प्रकार का अनुचित काम क्यों किया, और उसके बारे में उनसे बातचीत करने के बाद उनको शैक्षिक परामर्श देते थे। लेकिन अभी कोरोना के चलते हम कहीं किसी बाल सुधार गृह में या किसी संप्रेषण गृह में नहीं जा पा रहे हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा केस नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पास पड़ोस में या जहां कहीं भी ठीक लगे कि हाँ मैं उसको शैक्षिक परामर्श दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो आप ऐसे बालक का चयन कर सकते हैं। पर कोशिश करें कि आपने घर का ना हो, क्योंकि अगर हमारे घर के बच्चे होंगे तो हमारी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे और हमारे परामर्श को शायद बेहतर ढंग से समझ ना पाए। इसलिए किसी अपरिचित व्यक्ति को लेंगे और बड़े सही तरीके से आप काम करेंगे तो आपके पास बेहतर परिणाम आ सकेगा, बेहतर कॉन्फिडेंस आएगा और आप केस स्टडी को बेहतर ढंग से सीख पाएंगे और भविष्य में इसको अपने ऊपर अप्लाई कर पाएंगे और एक अच्छे परामर्शदाता बन पाएंगे। तो ये था पहला मैटर। अब बात करते हैं भाग 2 में। भाग 2 में आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आप कर सकते हैं। शैक्षिक निर्देशन में परामर्श कर सकते हैं किसी बच्चे का, या व्यवसायिक निर्देशन में परामर्श कर सकते हैं किसी बच्चे का। अब ये बच्चे सामान्य बच्चे हो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के अन्य प्रकार की क्वालिटी वाले बालक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य बालक हो सकते हैं जिनको आप शैक्षिक निर्देशन में परामर्श दे रहे हैं या फिर व्यवसायिक निर्देशन में परामर्श दे रहे हैं। तो आपको 2 प्रकार के बच्चों को ढूंढना है, एक तो हो गया विशेष आवश्यकता वाले बालक और एक दूसरा हो गया एक सामान्य बालक। और सामान्य बालक को इन दोनों में से आप कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं, चाहे शैक्षिक निर्देशन में परामर्श कर लीजिए, चाहे व्यवसायिक निर्देशन में परामर्श कर लीजिए। शैक्षिक निर्देशन को आप समझ पा रहे होंगे, इसके पहले मैंने वीडियो डाला था शैक्षिक निर्देशन के बारे में। शिक्षा के लिए या शिक्षा के विकास के लिए, उन बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए
जो किया गया मार्गदर्शन है, जो दिया गया परामर्श है, वो शैक्षिक निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आएगा। और बच्चे के उत्तम विकास के लिए, उत्तम व्यवसाय चुनाव के लिए, व्यवसाय में समायोजन के लिए अगर किसी बच्चे को दिया गया परामर्श व्यवसायिक निर्देशन और परामर्श कहलाता है। तो इन दोनों में आप अंतर समझें, दोनों में किसी एक को करना है और ये दोनों में किसी को सामान्य बालक के ऊपर अप्लाई करना है। और पहले वाले में तो आप समझ गए होंगे, विशेष आवश्यकता वाले बालक के ऊपर अप्लाई करना है। अब इसमें क्या क्या फॉर्मेट है, हमको एक फॉर्मेट मिला है, उसमें 8-10 बिंदु दिए हुए हैं, उसको बारी बारी समझेंगे। उसके पहले देखते हैं कुछ आवश्यक बिंदु, आवश्यक बातें ये प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि 20 अगस्त 2020 तक इसको जमा करना है। आज हो गई आपकी शानदार 7 तारीख हो गई है, अभी से आपके पास 12 या 13 दिन बचा हुआ है। आप 20 अगस्त 2020 तक इसको जमा कर सकते हैं। जमा करने का माध्यम यहाँ पे ईमेल आईडी के द्वारा जमा करना है। आपको अपने प्रोजेक्ट को पूरा करके स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करें और पीडीएफ करने के बाद ये दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप इसको मेल कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना मेल आप 2 दिन पहले करें, 18 या 19 को ही कर लें। आखिरी डेट में कोई काम बिल्कुल ना करें। संशय का विषय बना रहता है, अगर किसी कारणवश मेल ना पहुंचा तो समस्याएं हो सकती हैं आपको। इसलिए आप अपना प्रोजेक्ट वर्क 18 तारीख या 19 अगस्त को ही इस मेल आईडी पर स्कैन करके पीडीएफ बनाकर मेल कर दें। और आगे बात करते हैं प्रमाण पत्र। हमारे निर्देश बिंदु में लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र बनवा कर लाएं। जिस बालक का, जिस विशेष आवश्यकता वाले बालक का आप परामर्श जिसको दे रहे हैं, जो आपका काउंसिल है, वो किस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल के प्रधान पाठक से प्रमाण पत्र बनवा के लाएं। या अगर आप बाल सुधार गृह में या बाल संप्रेषण गृह में आप गए हैं तो वहां से प्रमाण पत्र बनवा के लाएं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान समय में कोरोना के चलते प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको नहीं लगेगी, क्योंकि ना कोई विद्यालय खुले हैं, ना बाल संप्रेषण गृह में जाने की आपको अनुमति है। इसलिए दोनों कंडीशन में आप कहीं बाहर डेटा कलेक्शन के लिए नहीं जा सकते या बाहर किसी बालक से मिलने नहीं जा सकते, किसी परामर्शी से मिलने नहीं जा सकते। इसलिए अपने पास पड़ोस में सुविधा के अनुसार आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं और उसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हो तो आप परामर्शी के अभिभावक, माता पिता के हस्ताक्षर जरूर लें और कोशिश करें कि परामर्श देते हुए अगर एक फोटो क्लिक करके अपने फाइल में ऐड कर सके तो बहुत बेहतर होगा। ये आपका प्रमाणीकरण है कि आप काउंसिल करने वास्तविक रूप से गए थे। अगर आप गलत करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक पहचान कर लेते हैं, क्योंकि हम जिस राह पे अभी चल रहे हैं, जिसको सीख रहे हैं, वो कितने सालों से लोगों को सिखा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करें, गलत करने का बिल्कुल प्रयास न करें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं हर बात पे चर्चा करने के लिए तैयार हूं आपके साथ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आगे देखें तो आपका जो रिपोर्ट बनेगा, जो प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें जो सबसे पहला पेज क्या होगा, प्रथम पृष्ठ कवर पेज होगा। कवर पेज जैसे आप समझ पा रहे होंगे, जब कोई थीसिस या कोई जब रिपोर्ट बनाते हैं तो ऊपर का पेज सुंदर से डिजाइन करते हैं। ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम, लोगो, किसके लिए दिया गया है, कौन से सत्र का, सेशन का है, आपका नाम, आपके गाइड का नाम, मतलब बहुत सुंदरता के साथ, अच्छी डिजाइनिंग के साथ अपना रोल नंबर और अनुक्रमांक नंबर उस पर अंकित करें और फ्रंट पेज को सुंदर बनाएं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका कवर पेज सुंदर होना चाहिए। आप कोशिश करें बेहतर बनाने की। आगे देखते हैं द्वितीय पृष्ठ। द्वितीय पृष्ठ को आप अनुक्रमणिका के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम कर सकते हैं एक इंडेक्स के रूप में। आप अनुक्रमणिका किस पेज पे आपने किस चीज का व्याख्यान किया है, तो उसमें क्रमांक, विवरण और पृष्ठ क्रमांक कि आपने किसका विवरण किस पृष्ठ पर दिया है, एक अनुक्रमणिका बनेगी। सेकेंड पेज पर हो सकता है वो 2 पेज की हो, 3 पेज की हो, कर सकते हैं आप अपने सुविधा अनुसार। आगे देखते हैं, अगर बात करें राइटिंग स्किल की या लेखन कार्य की, तो हमको किस तरह लिखना है, तो इसके लिए हमारे क्लासेस में बताई गई थी कि दोनों विकल्प आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो पहली प्राथमिकता दी जा रही है यहाँ पे टाइपिंग करने की, और दूसरी प्राथमिकता है आप हस्त लेखन भी कर सकते हैं। अपने हाथ से भी इस प्रोजेक्ट को लिख के स्कैन करके पीडीएफ बनाकर मेल कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है कंप्यूटर से टाइपिंग करके भी आप मेल कर सकते हैं, स्कैन करके पीडीएफ बनाकर। कंप्यूटर टाइपिंग में इंग्लिश मीडियम के छात्र न्यू रोमन फॉन्ट 12 में टाइप करेंगे और उसका डबल स्पेस रहेगा बीच में, और जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे या हिंदी माध्यम के छात्र होंगे वो कृति देवदत्त में साइज 16 के माध्यम से डबल स्पेस में टाइप करके मेल कर सकते हैं पीडीएफ बनाकर। अब इसमें एक सामंजस्य है, एक भ्रम बना हुआ है कि हस्तलिखित में और कंप्यूटर टाइपिंग में क्या बेहतर होगा। तो आपके हिसाब से अगर आपके पास व्यवस्था हो तो आप टाइपिंग करें,
क्योंकि उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप जब टाइपिंग करके स्कैन करके मेल करते हैं तो हमारे जो वीक्षक है, पर्यवेक्षक है, जो जांच करता है, जो मूल्यांकन करता है, उनको मूल्यांकन करने में आसानी होगी। क्योंकि हस्तलेख में कई लोग की राइटिंग स्पष्ट होती है, सुंदर होती है, पढ़ने योग्य होती है, लेकिन कई छात्रों की हस्तलेखन या राइटिंग इतनी गंदी होती है कि खुद लिखे और खुदा पढ़े। अगर आपकी राइटिंग ठीक है तो आप लिख सकते हैं, नो डाउट। मैं दबाव नहीं दे रहा हूं कि आप कंप्यूटर में टाइपिंग कराएं। अगर आपके पास व्यवस्था न हो टाइपिंग की, दुकानें बंद है कोरोना के चलते, अगर इतनी सब समस्याएं हैं तो आप हाथ से बेहतर लिखने का प्रयास करिए। ऐसा लिखें कि हमारे पर्यवेक्षक उसको अच्छे से पढ़ सके, आपका मूल्यांकन ठीक से हो सके। इसलिए आप ऐसा लिखें कि खुद लिखे और सभी पढ़े। ऐसा कदापि ना लिखें कि खुद लिखे और खुदा पढ़े। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। स्पष्ट, साफ सुथरा राइटिंग के साथ लिखेंगे जिससे आपका मूल्यांकन ठीक हो सके, आपको अच्छे नंबर मिल सके। ये कुछ आवश्यक बिंदुओं के अलावा मैं चर्चा करने वाला हूं कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या बिंदु दिए गए हैं और उन बिंदुओं के आधार पे आप किस प्रकार इसका वर्णन करेंगे। तो आइए जानते हैं। भाग 1 में हमारे दोनों प्रोजेक्ट एक समान है, दोनों का फॉर्मेट एक जैसा ही है, बस दोनों की विषय वस्तु अलग अलग है। तो फॉर्मेट दोनों का सेम ही रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा और उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग हमको अपने उत्तर को लिखना है, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना है। तो सबसे पहला होगा भाग 1, परामर्शी का जनांकीय। शायद मैंने कुछ यहाँ गलती लिखा है, अब वो करेक्ट हो गया है। परामर्शी का जनांकीय विवरण। जो परामर्शी है उसके बारे में सामान्य सी जानकारी है, जैसा आप आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उम्र, शिक्षा इत्यादि। उसमें ढेर सारे माता पिता के व्यवसाय, रुचियों के बारे में दिया हुआ है। तो उसको बड़े ही आसानी से आप बालक से यानी परामर्शी से और परामर्शी के माता पिता से पूछ सकते हैं, पूछ के भर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप ये विशेष आवश्यकता वाले बालक को या परामर्श के लिए जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, तो याद रहे उनके माता पिता से मुलाकात जरूर करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए उनके माता पिता से मिलना बेहद जरूरी है। और उनके माता पिता से बड़े शालीनता के साथ, बड़े धैर्य के साथ बातचीत करें। आप बिल्कुल, अगर आपके पास समय कम हो, हड़बड़ी में हो, तो कृपया करके काउंसिल करने बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसे आपको ठंडे दिमाग से, शांत स्वभाव से, बड़े धैर्य के साथ पूरा करना होता है। इसके विभिन्न पहलुओं को जानना होता है, तब जाके एक अच्छे परामर्शदाता आप बन सकते हैं। बड़े शालीनता के साथ इस काम को पूरा करेंगे तो ये पहला भाग को आप आसानी से भर सकते हैं। समस्या आ रही है छात्रों को इन तमाम विषय वस्तुओं पे, इस 8 पॉइंट पे, इसमें हम क्या काम करें, कैसे काम करें, इस पे मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। भाग 2 में सबसे पहले है समस्या का संक्षिप्त विवरण 200 शब्दों में। अब आप बालक से जब मिले, विशेष आवश्यकता वाले बालक से जब मिल रहे हैं, तो उसकी समस्या कैसी है, उसको बातचीत करेंगे। वो बातचीत करने में हिचकिचाता आ रहा है, वो आपसे शर्मा रहा है, बात करने में असहजता महसूस कर रहा है, वो सर नीचे बात करके बात कर रहा है, आंख मिला के बात नहीं कर रहा है, या बात करना ही नहीं चाहता है, आपसे बिल्कुल कुछ जवाब नहीं देता आपकी बातों का। ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। तो एक बार ही मुलाकात में आप किसी बच्चे का शायद आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, हो सकता है 2 बार, 3 बार या 4 बार जाकर उससे मीटिंग करनी पड़े। धीरे धीरे आपस में समभाव बनाना पड़े, एक सौहार्दपूर्वक वातावरण बनाने पड़ सकता है। एक अच्छी तैयारी के साथ आप जाइए, वेल मेंटेन होकर जाइए, जिससे परामर्शी के साथ आप कंफर्टेबिलिटी फील करें। परामर्शी जो है आपके साथ एक अच्छा व्यक्तित्व समझ के, आप एक बेहतर इंसान समझ के आपके साथ कंफर्ट हो सके और अपनी पूरी जानकारी सही सही बता सके। तो समस्या के संक्षिप्त विवरण में उनके माता पिता के बारे में जानकारी, कि ये समस्या इसको कब से है, जन्म से है कि कब से है, उनके माता पिता से डेटा इकट्ठा करिए कि ये सोनू या जो भी लड़के का नाम है, राजू, रामू, एक 12 वर्षीय छात्र है जिसको ये समस्या, जो भी समस्या हो, कम बोलता है, संकुचित रहता है, कम बुद्धि का है, इसको समस्या जो कि जन्म से है। अब माता पिता से पूछिए कि समस्या जन्म से है कि 10 साल की आयु से है, या किसी चोट लगने के बाद से हुई है, किसी घटना के बाद से हुई है। माता पिता से जब पूरी जानकारी पूछेंगे तो आपको इसका समाधान मिल जाएगा। कि समस्या का संक्षिप्त विवरण, समस्या क्या है और कब से शुरू हुई है, और समस्या में क्या क्या होता है, उसको कैसे कैसे अनुभव करता है और कैसे कैसे रिएक्ट करता है। इन सारी बातों को अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए आप 200 शब्दों में लिखना है आपको। अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9669344871। आगे देखते हैं समस्या का संक्षिप्त इतिहास। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि समस्या के इतिहास को जानने के लिए आपको गार्जियन से मिलना पड़ेगा। वो गार्जियन से उसके समस्या के बारे में पूछना पड़ेगा, समस्या कब से है, इस समस्या के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें व्यक्ति रिएक्ट कैसा करता है, फिर कैसे मानता है, इसकी आदत क्या है,
इसके और काम करने के तौर तरीके क्या है, इसके बातचीत करने का अंदाज क्या है, इत्यादि ढेर सारी बातों को उससे पूछिए, जानिए और उसके बाद उस समस्या के इतिहास को 200 शब्दों में लिखिए। अब तीसरा मुद्दा है समस्या का कारण। अब आपको फाइंड करना है, गार्जियन से मिलकर, बच्चे से बातचीत कर सकते हैं, ये समस्या तुमको क्यों आती, तुम शर्माते क्यों हो। अगर बच्चा शर्माता है तो या कम बुद्धि का है तो वो तो शायद जवाब ना दे पाए, लेकिन माता पिता उसका सपोर्ट करके जवाब दे सकते हैं। इसके कारण चोट लगने के कारण है, ये जन्म से ही या क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी के समय माता पिता को चोट लग गई हो, या नशे की लत लगी हो, या शैशवावस्था में कोई चोट लग गई हो, या कोई बीमारी हो गई हो, कोई रोग लग गया हो, तो उससे कई कारण हो सकते हैं समस्या के। जब बालक इस समस्या से ग्रसित है तो कब ग्रसित हुआ और किसी कारण क्या था, तो अब कारण को देखेंगे तो गर्भाधान में भी कई कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद भी बच्चे को ढेर सारी निमोनिया, पीलिया इत्यादि कई तरह के मानसिक रोग या शारीरिक रोग हो सकते हैं। ये भी उसके मंदता का कारण हो सकता है। उसके विशेष आवश्यकता वाले बालक बनाने के पीछे और भी कारण हो सकते हैं। उसको बचपन में कहीं चोट लगना, किसी बात का धिक्कार लगना, किसी अपने प्रियजन के मर जाने के कारण तो शौक लगना, इत्यादि ढेर सारे पहलू हो सकते हैं। पर आपको बातचीत के दौरान इस सारी बातों को फाइंड करना होगा कि समस्या का कारण क्या है, और समस्या के कारण को बड़े ही सुंदर शब्दों में, 200 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। आप देखते हैं समस्या के कारण व्यक्ति के जीवन पर दुष्प्रभाव। ये जो समस्या उसके जीवन में आई है उसके कारण उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ता है, कैसी कैसी चुनौतियां उसके सामने आती हैं जिसको वो फेस करता है। ये भी बातचीत के माध्यम से ही आप स्पष्ट कर पाएंगे। उसके माता पिता, भाई बंधु, मतलब परिवार में जितने सदस्य हैं सबके व्यू आपको लेने होंगे। हो सकता है कि माता पिता अपने बच्चे के बुरे पहलू को एक्सप्लेन ना करें, या उसके सामने या लाड प्यार में उसको ना बताएं। आप भाई से पूछिए, अलग अलग सबके इंटरव्यू लीजिए, सबके साथ मिलिए, क्योंकि परामर्श की प्रक्रिया में खाली परामर्शी से आप मिल लेंगे तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास व्यवस्था है कि परामर्शी के माता पिता से भी मिल लें। आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में, CID में, कि व्यक्ति क्या करता है, विक्टिम से ही नहीं मिलता, विक्टिम के अलावा उसके माता पिता, दोस्त, संबंधी जो भी रिलेटिव है सबसे मिलकर सबूत इकट्ठा करते हैं, तब जाके एक बेहतर निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। इसलिए इसके कारण से व्यक्ति के जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानने के लिए आप बालक के माता पिता, भाई बहनों से, और हो सके अगर संभव हो तो पास पड़ोस के मित्रों से भी बातचीत कर सकते हैं, और पता करें कि जब इसको समस्या हुई है बालक को, इसके कारण इसके जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, क्या कुछ खोया है, क्या क्या समस्याएं का सामना करना पड़ता है इसके कारण, तो आपको शायद बेहतर सब मिल जाएंगे। बच्चा अगर मंद बुद्धि का हो तो आप लिख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करने में सक्षम है, समस्या के कारण उसको दुष्प्रभाव पड़ा है, इसके पढ़ाई पर दुष्प्रभाव पड़ा है, इसके व्यवहार पर दुष्प्रभाव पड़ा है, इसके रहन सहन के स्तर पर दुष्प्रभाव पड़ा है, इसके बोलचाल की स्थिति में दुष्प्रभाव पड़ा है, व्यक्तित्व विकास पर इसका प्रभाव पड़ा है। आप कई तो टॉपिक बना के, हेडिंग बना के इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है इस समस्या का। अब आगे देखते हैं परामर्शदाता का आकलन और टिप्पणी 150 शब्दों में। आप एक परामर्शदाता के रूप में वहां जाते हैं, आपने परामर्श के दौरान हो सकता है कि ये परामर्श की प्रक्रिया आधे घंटे, 1 घंटे या 1.5 घंटे भी चल सकती है। वो बच्चे के जवाब देने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आपको बेहतर जवाब दे पाता है, और आप कितना जल्दी सभी क्षेत्रों को 360 डिग्री सभी तरह के सवालों को उससे पूछ पाते हैं उससे संबंधित। तो ये डिपेंड करता है आपके पूछने पे और बच्चे के बताने पे, और आपने उसके दौरान क्या आकलन किया उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है। जैसे मैंने एक आकलन किया, मैं महसूस किया कि बच्चा बिल्कुल मंदबुद्धि बालक है, वो बोलने में हिचकिचा रहा है, अपने नाम लिखने में दिक्कत महसूस कर रहा है। इसका अर्थ है कि आपने क्या महसूस किया उस बालक से इंटरव्यू के दौरान, उस बालक से परामर्श देते के समय, या उसे बातचीत करने के दौरान आपने क्या महसूस किया। अपनी फीलिंग को एक टिप्पणी के रूप में 150 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। अब बात करते हैं समस्या का संभावित समाधान। अब आप उस समय उससे बातचीत करने के दौरान आप समझ गए होंगे कि इसकी समस्या क्या है, और तुरंत मन में एक आइडिया आता है, अरे ऐसी समस्या जिस तरह समाधान कर सकते हैं। तो आप जब परामर्श प्रक्रिया खत्म होती है तो एक संभावित समाधान आप करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़ने में कमजोर तो इसको बार बार पढ़ाया जाए, अगर शारीरिक विकास कमजोर है तो खान पान और पोषण पर ध्यान दिया जाए। उसको जो तत्कालिक और संभावित समाधान है वो बताना है। उसको चाहे तो आप पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, और पॉइंट वाइज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं 200 शब्दों में। अब अगला है समस्या का अनुकूलतम समाधान। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों चीजें एक जैसी लग रही है ना, समस्या का संभावित समाधान और समस्या का अनुकूलतम समाधान। संभावित समाधान में हम कई तरह के आइडिया दे देते हैं, कई तरह के तरीके अपनाते हैं, पर उन तरीकों में से कौन सबसे बेहतर तरीका होगा, कौन सबसे फिट तरीका होगा उस बच्चे के लिए, उसको हम बोलेंगे अनुकूलतम समाधान। संभावित समाधान में आपने 5 तरीके बता दिए,
उसको पोषण भरा खाना दो, उसको एक्सरसाइज कराओ, उसको व्यायाम कराओ, उसको सुबह शाम वॉक पे ले जाओ, बाहर के माहौल की दुनिया को दिखाओ। ये 4-5 तरह के आइडियाज अपने दे दिए संभावित समाधान में। लेकिन उस 5 तरीकों में से कौन सा उस व्यक्ति को सूट करता है? हो सकता है कि वो बाहर जाने में और इरिटेट होता है, बाहर घूमना ही नहीं चाहता है, वो एक्सरसाइज करने में और चिल्लाता है, वो उसको आदत नहीं है। तो उस व्यक्ति को कौन से समाधान से बेहतर का इलाज होता है या वो ठीक होता है, उस एक अनुकूलन समाधान के बारे में लिखना है जिससे वो बेहतर फील कर सकता है। हो सकता है कि आपने 5 संभावित समाधान किए हैं, 5 में से 3 उसके ऊपर कारगर हैं, तो उन 3 को आप इस अनुकूलतम समाधान में मेंशन कर सकते हैं 300 शब्दों के माध्यम से। और उसके अलावा भी अगर कोई समाधान बेहतर उसके ऊपर एडजस्ट होता है या उसके ऊपर काम करता है तो उसको भी लिख सकते हैं। और इसमें एक बात कर सकते हैं हम, परामर्शी के प्रगति की समीक्षा। आपने जब उस पर काम किया, काम करने के बाद जब उसे समाधान दिया, परामर्श दिया, तो क्या उसके अंदर कुछ बदलाव आया? ये 2-4 आप अभी शुरू करेंगे तो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपको देख पाएंगे, बातचीत करेंगे, उसमें जो बदलाव नजर आएगा उस पर एक समीक्षा करनी है, एक समीक्षात्मक अध्ययन करना है, एक समीक्षात्मक लेखन करना है। और मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया कि 5वें पॉइंट में परामर्शदाता के आकलन और टिप्पणी में आप अगर कोई टूल्स का उपयोग करना चाहते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण का या व्यक्तिगत आकलन का परीक्षण कोई अगर टूल्स यूज करते हैं तो आप उस टूल की व्याख्या भी इस बिंदु के अंतर्गत कर सकते हैं। परामर्श के आकलन के बिंदु के अंतर्गत आप उस टूल्स की व्याख्या कर सकते हैं। कई लोग बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, कई लोग व्यवसायिक परीक्षण कर लेंगे, कई लोग शैक्षिक रुचि प्रपत्र, जिसको हम EIR और VIR के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने किया होगा कि शैक्षिक रुचि प्रपत्र और व्यवसायिक रुचि प्रपत्र भरवा के कर सकते हैं। तो आप जो भी प्रपत्र, जो भी फॉर्मेट, जो भी टूल्स का यूज कर रहे हैं उसकी व्याख्या 5वें बिंदु के अंतर्गत परामर्शदाता का आकलन और टिप्पणी, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं और उसको एक बेहतर समाधान दे सकते हैं। उसके बाद परामर्शी के हस्ताक्षर कराएं और अनिवार्य रूप से परामर्शी के अभिभावक के हस्ताक्षर जरूर कराएं, क्योंकि इस बार आप प्रमाण पत्र नहीं लगा रहे हैं कोरोना के चलते, लेकिन परामर्शी के अभिभावक के हस्ताक्षर बेहद जरूरी है। आप चाहें तो परामर्श देते समय, बातचीत करते समय 1-2 तस्वीर भी निकालें और अपने फाइल में ऐड करें, जिससे आपका ये और अधिक प्रमाणीकरण हो सके। इन विधियों में अगर कोई समस्या होती है, कहीं भी कोई तकलीफ है, आप मुझे सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9669344871 पर मैं हर समय तत्पर हूं आपके सहयोग के लिए, आपके सुविधा के लिए। आप जब चाहे तब फोन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान गंगा एजुकेशन, और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, जिससे मैं अभी जितने भी हमारे वीडियो बन रहे हैं सब हमारे PG डिप्लोमा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक निर्देशन परामर्श, मनोविज्ञान शिक्षा, मनोविज्ञान इत्यादि से संबंधित बन रहे हैं। ये सभी वीडियोज आपके काम आएंगे। आपके इस क्लास के अलावा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अलावा, अपने व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए या प्रतियोगिता परीक्षा में बेहद उपयोगी है। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप करें। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।